हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपी आर ओ मुख्य परीक्षा 2021 करेंगे। सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये आपका 24 अप्रैल 2022 में पेपर हुआ था, 100 नंबर का है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो, ये 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। आप अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले है गद्य अवतरण को ध्यान में पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे गद्यांश है, ये आपका 21 नंबर का पूछा जाता है। आपको पता होगा, मैंने कई सारे वीडियो कराए हैं। शिक्षा का अर्थ है जीना, सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप से बहिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। तो शिक्षा की बात हो रही है, इसमें आपका बेसिकली नैतिक शिक्षा की बात की जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए शीर्षक क्या होगा, तो आप यहाँ पे नैतिक शिक्षा लगाएंगे। फिर है, आप देखेंगे इसमें, देखो रेखांकित अंश हैं। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम भौतिकवाद से अति भौतिकवाद होते जा रहे हैं। यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। आगे इसमें है तीसरा रेखांकित अंश है, यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा एवं हतोत्साहन के कारण मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उसमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना असंभव है। ये आपका गद्यांश है। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न है। पहला आपका है गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 नंबर का पूछा गया है। हमने बताया था आपको, इसका शीर्षक होगा नैतिक शिक्षा। दूसरा है गद्य अवतरण का सारांश लिखना है। सारांश को आप कैसे लिखेंगे? जो आपका गद्यांश दिया गया है उसके 1/3 भाग को मेन उसका अंश निकालना है। उसी को जो सार होता है उसका अंश निकाला जाता है, तभी उसका सारांश कहते हैं। तो यहाँ पे 1/3 पार्ट ही लिखा जाता है। तो देखेंगे, शिक्षा सीखने की कला है। ये मानव संसाधन का सार तथा समाज से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति से समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। ऐसे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास यदि विद्यार्थी जीवन से किया जाता है तो विद्यार्थियों से प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण, अनुशासन, देशभक्ति की भावना जागृत होगी और एक स्वस्थ समाज की संकल्पना साकार होगी। ठीक है। अब रेखांकित अंश देखेंगे। रेखांकित अंश पहला है आपका शिक्षा का अर्थ डैश डैश मूल स्रोत है समाज। इसका व्याख्या देखेंगे। उक्त पंक्तियों में लेखक का यह मत है। ये आपका तकिया कलाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सारे जितने भी आपके गद्य अवतरण है उनमें ये लाइन मिलेगी और इसके बाद आपको उसका अर्थ लिखना है। शिक्षा सीखने की कला है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए वो समाज से बहुत कुछ सीखता है। व्यक्ति के आचरण, मूल्य, विचार, संस्कृति समाज द्वारा ही निर्मित होता है। ऐसे में समाज को शिक्षा का मूल स्रोत कहना ही उचित है। ये आपका हो गया पहला रेखांकित अंश। दूसरा रेखांकित अंश है सामाजिक जीवन डैश डैश नैतिक शिक्षा का अभाव है। व्याख्या है, उक्त पंक्तियों में लेखक का ये स्पष्ट करना चाहता है कि वर्तमान भौतिकवादी समाज में अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण है शिक्षा का स्वरूप। यदि शिक्षा में नैतिक शिक्षा को शामिल नहीं किया जाता है तो समाज में अराजकता एवं अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। ठीक है। तीसरा आपका रेखांकित अंश देखेंगे। यदि हम डैश डैश रखना आवश्यक है। उक्त पंक्ति में लेखक का यह मंतव्य है कि यदि जीवन में सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ना है
तो भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति में भी संतुलन होना चाहिए। केवल भौतिक प्रगति का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना द्वारा ही आध्यात्मिक प्रगति की संकल्पना साकार होगी। वास्तव में प्रगति भौतिक तथा आध्यात्मिक संतुलन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि ये शिक्षा है और इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में जोर दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपको सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना है। ये आपके 15 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे पत्रांक नंबर देखेंगे 725 2/12 का 2021-22। प्रेषक है सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। सेवा में शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ दिनांक 22 जनवरी 2022। विषय इनका रहता है अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में। जो शिक्षक आपके पढ़ा रहे हैं उनको स्थायी करना है, परमानेंट नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में ये कहा गया है। महोदय, मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि ये सारा आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें टेबुलर फॉर्म में देना है। ये आपको लिखा हुआ वहाँ पर मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है यानी खराब है या अनुकूल नहीं है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए। भवदी आवासा और ये आपका पृष्ठांक संख्या वही दिया हुआ है ऊपर का जो अभी देखे थे, दिनांक 20 जनवरी 2022। आगे ये है प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के इस आशय से प्रेषित व अपने अधीन कार्यरत ऐसे शिक्षकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब भेजें जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित है और जिन्हें कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं परंतु अभी तक उनके स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए हैं। ये आपका पत्र था। अब इसको सारणी रूप में टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें 6 कॉलम होते हैं। पहला क्रम संख्या का, पत्रांक, दिनांक व स्थान, प्रेषक, प्रेषिति और विषय व आशय। ये 6 आपको कॉलम बनाने होंगे। आपको पता होगा क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। पत्रांक आपका दिया है 725 2/12 का 21-22 में, दिनांक 20 जनवरी 2022 और प्लेस आपका था लखनऊ। प्रेषक है सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और किसको भेजा गया था? शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब आपका विषय क्या था वहां से आपको छांट के लिखेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे शिक्षकों जिनकी आख्या अनुकूल है विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करने 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, स्थायीकरण है तो निर्देश दिया गया है। उक्त संबंध में विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के ऐसे शिक्षकों की सूची शिक्षा निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करने का निर्देश प्रतिलिपि के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये आपको लिखना है वहां से उठा करके और आपको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। 15 नंबर आपको ये फ्री के मिल जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हैं, उनका लिखित प्रारूप प्रस्तुत करें और कार्यालय आदेश किसे कहते हैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन है 8-8 नंबर के, तो ये 24 नंबर के हो जाएंगे आपके। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वो औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य शासकीय प्रयोजनार्थ विचार विमर्श, वार्ता बैठक, ध्यानाकर्षण वाले मामले, कतिपय गोपनीय मामले इत्यादि संदर्भित कार्य व्यवहार संपादित किए जाते हैं। लिखित प्रारूप आपका क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे मुहर लिखेंगे, मुहर लगाते हैं। काखागा अध्यक्ष अर्धशासकीय पत्र संख्या 12 का /2/2021-22 उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अनुभाग 1, दिनांक डाल देंगे 30 अप्रैल 2022 लखनऊ। ये पहले की बात है, तो अब आप अपने हिसाब से जैसे अब आपका पेपर होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे आप पेज 24 लिखेंगे। यहाँ पे नंबर जो भी जब एग्जाम हो रहा हो उस हिसाब से लिख देंगे। जैसे मान लो अगले साल एग्जाम होगा आपका मेंस का जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पे 25 फरवरी 2025 डाल देंगे
और स्थान लखनऊ ही रहेगा। विषय परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के संदर्भ में। प्रीति महोदय, उक्त विषय में आपसे अपेक्षा है कि विगत कुछ महीनों के समाचार पत्रों के माध्यम से जिले में परिवहन असुरक्षा की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें यातायात के दौरान लूटपाट, मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ी इत्यादि घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जो सुरक्षा संबंधी कमियों को रेखांकित करती। आपसे अनुरोध है कि यातायात संबंधी उक्त सुरक्षा कमियों को दूर करने का कष्ट करें, जिससे परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके। ये चीज़ आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें सटीक लिखना है, एकदम से ज़्यादा झाल झूल नहीं लिखना है इसमें। और यहाँ पे संलग्नक में यथोक्त सेवा में श्री याराला, पुलिस अधीक्षक यातायात, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भौदी, हस्ताक्षर काकागा। ये प्रारूप हो गया आपका। दूसरा इसमें है कार्यालय आदेश क्या मतलब डिफिनीशन लिखना है और फिर उससे एग्जाम्पल भी देना है। कार्यालय आदेश से तात्पर्य ऐसे पत्र आलेखन से जिसके द्वारा किसी कार्यालय के भीतर अनुशासन संबंधी अथवा कर्तव्य पालन संबंधी विभिन्न मामलों में नियमित तौर पर नियंत्रित या संचालित किया जाता है। अब यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है। सिंचाई अभियंता कार्यालय अनुभाग 1 संख्या 10/2 4/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल 2022 प्रयागराज। ठीक है, इसके आगे क्या लिखना होगा? ये आपका एग्जाम्पल है कार्यालय आदेश। समस्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह आदेशित दिया जाता है या आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/5/2022 से प्रत्येक कार्य दिवस पर अपनी निर्धारित वेशभूषा में ही कार्यालय में उपस्थित हो। प्रत्येक कार्मिक के वस्त्र अच्छी तरह धुले और साफ सुथरे होने चाहिए। दूसरा नंबर है उक्त कार्मिक तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से हस्ताक्षर काकागा, मुख्य अभियंता, प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना पटल पर अंकन हेतु प्रेषित। आज्ञा से हस्ताक्षर काकागा, मुख्य अभियंता। ठीक, ये हो गया आपका। अब तीसरा है विज्ञप्ति के बारे में, इसकी डिफिनीशन और फिर उदाहरण। तो विज्ञप्तियां आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से लोक महत्व के विभिन्न विषयों को सर्वसाधारण के सूचनार्थ जारी किया जाता है। उदाहरण है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सेवा अनुभाग 1 संख्या 12/2 का 2021-22 दिनांक 30 अप्रैल 2022 प्रयागराज। विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं ये देखेंगे अब। श्री काकागा कनिष्ठ लिपिक को उनके वर्तमान पद के स्थान पर वरिष्ठ लिपिक वेतनमान ग्रेड पे 2800 पर प्रोन्नत किया जाता है। वे तत्काल प्रभाव से उक्त पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। दूसरे पॉइंट में उक्त वेतन मान के अतिरिक्त श्री काकागा को सभी अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर आवासा संयुक्त सचिव, प्रतिलिपि सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रकाशन अनुभाग को प्रेषित। आज्ञा से हस्ताक्षर आवासा संयुक्त सचिव। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 30 नंबर का रहेगा। इसमें आपके हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और मुहावरे, ये 3 चीज़ें 10-10 नंबर की रहेंगी। तो पहले अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करना है 10 नंबर में। प्रोविसो, बाई लॉ, अबैंडनमेंट, कॉरिजेंडम, कैडर, ये आपके 5 इंग्लिश के शब्द हैं, इनको हिंदी में लिखना है। फिर दूसरा हिंदी वाला है उल्लंघन, अनुलग्नक, लागू नहीं, विधानकारी संधि और प्रत्युत्तर। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द में हिंदी रूप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, ये देख लेंगे। प्रोविसो, प्रोविसो का मतलब होता है परंतुक, ठीक है। फिर दूसरा है बाई लॉ, ये मतलब उप नियम। अबैंडनमेंट मतलब होता है परित्याग। और फिर क्या है, कोरिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र, ये ध्यान रखेंगे, ये आपके प्रशासनिक शब्दावली है। कैडर का मतलब होता है संवर्ग। फिर आगे है उल्लंघन मतलब वायलेशन। फिर है अनुलग्नक का अनेक्जर और लागू नहीं का नॉट इन्फोर्स। और चौथा नंबर है विधानकारी संधि, ये होता है स्टैट्यूटरी ट्रीटी। और फिर है प्रत्युत्तर का मतलब होता है रिजॉइंडर या फिर रिप्लाई। तो ये आपके हो गए हिंदी से अंग्रेजी। अब मुहावरे देखेंगे। टाट बाहर करना, निष्कासित करना, इसका अर्थ होता है
वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आमतौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षित और प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। टाट बाहर करना ये आपका मुहावरा नहीं, लोकोक्ति हो गई। लोकोक्ति में सेम को जो लोकोक्ति रहती है उसको लास्ट में ऐड करना होता है, जैसे टाट बाहर कर देना। तालू में दांत जमना, ये होता है बुरे दिन आना। राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के अलगाववादियों के तालू में दांत जम गए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है सब्ज बाग दिखाना, अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। इसका वाक्य प्रयोग है, वर्तमान समय में बहुत सारी चिटफंड कंपनियां अपने ग्राहक को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इज्जत चली जाने के बाद भय किसका। वाक्य प्रयोग है, अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, सच ही कहा गया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। पांचवा है कै हंसा मोगी चुगय कै भूखा मर जाए, प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में ऐसे कई क्षण भी आए जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। इसके संदर्भ में सही यही कहावत सटीक उतरती है कि कहे हंसा मोती चुगे कहे भूखा मर जाए। अब कंप्यूटर संबंधी देखेंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 मार्क्स के, 10 नंबर यहाँ से आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है, वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। www क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। इंटरनेट ब्राउजर क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम रोम में क्या अंतर है। HTTPS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, इनको लिखना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह। ये कंप्यूटर का मूलभूत सॉफ्टवेयर है जो उसे प्रारंभ कर उसके विभिन्न अवयवों में संबंध स्थापित करता है। वर्तमान परिदृश्य में विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11 और लाइनक्स महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन में है या प्रचालन में है। दूसरा है www वर्ल्ड वाइड वेब, ये संक्षिप्त रूप है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट की सर्वाधिक उपयोगी लोकप्रिय सेवा, इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। ये या उपलब्ध हैं। ये हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़ी विभिन्न सूचनाओं का समूह होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना www के माध्यम से संभव हो पाता है। तीसरा है आपका इंटरनेट ब्राउजर, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। वर्तमान समय में मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम इत्यादि प्रचलित इंटरनेट ब्राउजर है। चौथा है आपका कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला प्राथमिक, दूसरा मुख्य मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर CPU से जुड़ी होती है। रैम माइक्रोचिप में निर्मित तीव्र गति सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम अस्थायी मेमोरी है और ये डाटा पावर सप्लाई उपलब्ध बंद होने पर नष्ट हो जाते हैं। रोम एक अस्थायी मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा नहीं नष्ट होते चाहे पावर सप्लाई क्यों ना बंद कर दी जाए। अब आपका देखेंगे 5वां, HTTPS का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। इसका प्रयोग URL के प्रारंभ में किया जाता है। डाटा कम्युनिकेशन में प्रयुक्त यह एक अधिक सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और इसका प्रयोग प्रायः डाटा संचरण की सुरक्षित वेबसाइटों में किया जाता है, जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी आलेखन परंपरागत। अब निबंध का हम लोग नहीं करेंगे, निबंध का अगले वीडियो में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी PDF और डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, सजेशन प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।